हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स हमारा टॉपिक रहेगा जून मंथ का। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मेरे को ये बता दो, जो कोविड-19 की वेरिएंट्स की जो नेमिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, कोविड-19 के जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उनकी नेमिंग किसके द्वारा की गई? वर्ल्ड हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, इंडिया में वेरिएंट्स जो मिले थे उसका नाम बताओ। वो थे कप्पा एंड डेल्टा। इसके अलावा कुछ और वेरिएंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में कौन सा वेरिएंट मिला था, उसका नेमिंग की गई अल्फा। साउथ अफ्रीका के वेरिएंट को बीटा बोला गया। ब्राजील में 2 वेरिएंट मिले, गामा और जीटा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट। और यूएस की बात करें तो एप्सिलॉन और आयोटा, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूएस के एप्सिलॉन और आयोटा, ब्राजील के गामा और जीटा, साउथ अफ्रीका के बीटा, और आपका अल्फा कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम का। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में थे आपके कप्पा और डेल्टा। नेमिंग की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये याद रखना। साइंटिफिक नेम भी इसके आप चाहे तो याद रख सकते हैं। B.1.617.1 तो आपका कप्पा था, और यहाँ पे .2 कर देंगे तो वो आपका डेल्टा हो जाएगा। चलो, एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जब इंडियन वेरिएंट को कोविड-19 के वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बोल दिया गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज WHO से गुजारिश की कि इसको इंडियन वेरिएंट ना बोला जाए। एंड उनके बाद ही, पहले तो क्या था, कंट्री के वेरिएंट ही बोला जाता था जिस कंट्री का, लेकिन इंडिया में ये जब हुआ, इसके बाद इंडिया की रिक्वेस्ट के बाद जो नेमिंग स्टार्ट हुई वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सारी के हिसाब से होने लगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहरीन की कैपिटल मनामा के बारे में, जो कि तीसरी बार लगातार नंबर 1 पोजीशन पर आया ग्लोबल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेगा। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग में कौन सी कंट्री ने टॉप किया, वो थी मनामा। ये किसकी कैपिटल है? बहरीन की। और तीसरी बार लगातार इन्होंने टॉप किया। ये किस में आता है? फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग में मनामा ने टॉप किया। ठीक है, आप मुझे बता दो, दिल्ली और मुंबई भी इस लिस्ट में थी, लेकिन आपको दिल्ली की और मुंबई की, मेरे को दोनों की रैंक बतानी है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में उनकी क्या रैंक रही थी। अगर हम बहरीन की बात करें, ये फर्स्ट कंट्री बना इन द मीना रीजन, जो कि मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन है, टू डेवलप इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी अवे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ये भी अपना रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, और इनका जो 80% है ना जीडीपी का, वो नॉन ऑयल सेक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब नॉन ऑयल सेक्टर आपका क्या हो गया? मतलब आप कह सकते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहां से आ रही है? बेसिकली आपके रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी यूनाइटेड नेशन ने WHO के साथ मिलके एक ग्लोबल पेंडेमिक रेडार स्टार्ट करने का, एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। ग्लोबल पेंडेमिक रेडार किन 2 कंट्रीज या किस कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया? वो है आपका यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। ठीक है, इन दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। और इसका भी नाम क्या है? ये ग्लोबल पेंडेमिक रेडार। ये है क्या ग्लोबल पेंडेमिक रेडार? ये क्या करेंगे? दोनों मिलके चेक करेंगे। इनका एक टास्क फोर्स बनेगा अच्छा खासा लोगों का, जो काफ़ी लर्न साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्चर्स होंगे। वो क्या करेंगे कि कहीं पे भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर कोई नया वेरिएंट आ रहा है कोविड-19 का, उसको डिटेक्ट करेंगे। एज वेल एज कोई अगर नई डिजीज एमर्ज हो रही है, कोई नया पैथोजन आ रहा है जिससे ह्यूमंस को आने वाले टाइम में खतरा हो सकता है, तो उसके लिए ह्यूमंस पहले से प्रिपेयर रहें। ये इसलिए एक ग्लोबल पेंडेमिक रेडार इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड किंगडम का, किन के साथ मिलके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मिलके। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया? ये किया माइक्रोसॉफ्ट ने। काफी इंपॉर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स ना हो। अब आप जैसे देखते हैं आपका बैंक हैक हो जाता है या आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, डाटा लीक हो जाता है, तो कहते हैं ना हम कि डाटा लीक हो गया, कि फेसबुक ने काफी सारा डाटा लीक करा था, तो वो रीजन यही होता है उनकी साइबर सिक्योरिटी से। आपके फोन से आपका डाटा लीक हो जाएगा, आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड्स का डाटा जो भी है, आपकी बैंक की हिस्ट्री, सब कुछ वो एक साइबर सिक्योरिटी के अंडर आ जाता है। आप इसको समझे तो इनके लिए क्या होता है? एक्सपर्ट्स होते हैं जो ट्रैक करते हैं कि कोई आपके कंप्यूटर को हैक तो नहीं कर रहा है, तो उसको हैकिंग से बचाने के लिए ये एक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, और एशिया पैसिफिक की पहली साइबर सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश की गई माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नाम पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का।
ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एम रहेगा टू एक्सेलरेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन साइबर सिक्योरिटी एंड शेयर थ्रेट इंटेलिजेंस बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल टू एड्रेस साइबर थ्रेट्स एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। और इसमें वेरियस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वो हैं जिन पे बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के या फिर साइबर अटैक्स हमने देखे हैं कि फ्रॉड्स के कॉल आते हैं, वो आपके बैंक से अकाउंट ले लेते हैं वेरियस अदर रीजन से। पहले हम देखते थे कि आपको ओटीपी आता था आपके फ़ोन पे, आपके बैग पे जो 3 नंबर का डिजिट कोड होता है आपका डेबिट कार्ड पे, वो लोग आपको पूछते थे, वो नहीं बताना होता आपको। ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर बैक टू क्वेश्चन, तो ये क्या है, जैसे इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड थाईलैंड, ये कंट्रीज हैं जिन पे हमने देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक्स हमने देखे हैं और इनको कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसीलिए इन्होंने साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया। ठीक है, ये वही चीज़ है कि अटैक्स को रोकने के लिए बेसिकली मालवेयर अटैक्स, रैंसमवेयर अटैक्स आपके, ठीक है, आपके जैसे आपको कंप्यूटर को हैक करके आपका जो पर्सनल डाटा है, अभी हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशंस ने भी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि इनका जो इलेक्शंस हैं वो हैक किए गए हैं। वो सारा क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। कोई भी मशीन अगर आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप वो समझिए वो हैक की जा सकती है। उस हैक को रोकने के लिए जो एक काउंसिल बनती है या उस हैक को रोकने के लिए जो पुलिस है वो आपकी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12वें एडिशन ऑफ चीफ एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग की किसके द्वारा होस्ट की गई। ये होस्ट की गई चिली के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट, चीफ एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग 12वीं किसके द्वारा होस्ट की गई, चिली के द्वारा होस्ट की गई। थीम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका याद रखना, ये 12वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी एंड 6th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ठीक है, थीम रहेगी इसकी एम्बिशन इनटू एक्शन, टर्निंग अ ईयर ऑफ एम्बिशन इनटू अ डेकेड ऑफ डिलीवरी। ये आपकी थीम रहेगी किसकी, 12वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग की, जो कि चिली के द्वारा होस्ट की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई फैमिलिया। आई फैमिली क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्ट की गई इंटरपोल के द्वारा। ये क्या कर रही है, ये एक ग्लोबल डाटाबेस बना रही है आइडेंटिफाई मिसिंग पर्संस का। जो लोग खो गए हैं या जो मिसिंग लोग हैं उनका एक ग्लोबल डाटाबेस बनाया जा रहा है आई फैमिलिया का। और ये लॉन्च किनके द्वारा किया गया, इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या कर रहे हैं इसमें मैं आपको बताता हूं कि आई फैमिलिया क्या कर रही है कि जो लोग मिसिंग है ना उनके रिलेटिव्स का डीएनए लेके उनको ऑनलाइन फिर वो सर्च करते हैं, एक पूरा डाटाबेस बनाते हैं ताकि पुराने जो केसेस हैं मेंबर कंट्रीज के उनमें देखा जाए कि कहाँ पे कोई डीएनए मैच होता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी फिर आपको इनको प्रोग्रेस मिलती है वो आगे उस केस में लगती है। जैसे अगर मैं बताऊं, आई फैमिलिया इज यूटिलाइजेस कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च एंड यूजेस डीएनए ऑफ रिलेटिव्स टू फाइंड द मिसिंग पर्सन्स और अनआइडेंटिफाइड ह्यूमन रिलेशंस अक्रॉस द ग्लोब। जैसे मान लो कोई लोग मिला किसी दूसरी कंट्री में, कोई अननोन व्यक्ति है जो मतलब बोल नहीं पा रहा या कुछ बात नहीं कर पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा, उसको लैंग्वेज नहीं पता उस कंट्री की, तो वहाँ का वो डीएनए लेके एंड वो जो दूसरी कंट्रीज के अगर उनके पास डीएनए होंगे, एक डाटाबेस होगा, तो उससे जब वो मैच करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन किस कंट्री से बिलोंग करता है या कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपका जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ये उसका एक बेनिफिट समझ ले कि हमारे पास अब एक ऐसा डाटाबेस बनने वाला है, एक पूरा ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है। और ये सिस्टम किसके द्वारा लाया गया है, इंटरपोल के द्वारा, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 2022 से लेकर 2024 तक इंडिया को इलेक्ट करा गया है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें तो इंडिया अलॉन्ग विद 17 अदर कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक के नाम से भी जानते हैं, किस टर्म के लिए 2022 से लेकर 2024 तक इंडिया को इलेक्ट करा गया है। इंडिया वाज इलेक्टेड इन द एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड ओमान. ECOSOC is one of the 6 main organs of the United Nations. It is the coordinating body for the economic and social work on the United Nations and funds. ECOSOC's 54 members are elected 3 साल के लिए term by the General Assembly. नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड का पहला कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट जो कि 2030 तक स्वीडन में बनेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाएगा? हिडेलबर्ग सीमेंट के द्वारा बनाया जाएगा. 4 चीजें इसमें याद रखने की.
हिडलबर्ग सीमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड का पहला कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाएगी, 2030 तक बनाएगी। और किस कंट्री में बनाएगी? स्वीडन में बनाएगी। 886 करोड़ रुपए या फिर 10 मिलियन यूरोज इसकी लागत रहेगी, ठीक है। और ये 1.8 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर को एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक ग्लोबल एस्टीमेट ऑन फूड बॉर्न डिजीज रिलीज किया गया, जिसपे पहली रिपोर्ट थी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम आपका रहेगा एस्टीमेट्स ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि एस्टीमेट्स ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज, ये रिपोर्ट किन के द्वारा रिलीज की गई? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट में बताया गया कि आफ्टर अ डिकेड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग इनपुट फ्रॉम मोर देन 100 एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इट इज नोन दैट द ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज इज कंसिडरेबल, अफेक्टिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज एंड पीपल इन द लो इनकम कंट्रीज। मतलब जो लो इनकम कंट्रीज है ना, उसमें फूड बॉर्न डिजीज, जो खाने के सड़ने से या खाने के खराब होने से जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और ये रिपोर्ट किनके द्वारा रिलीज की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट का नाम है एस्टिमेट्स ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चाइना ने अभी रिसेंटली 2 यूनिट ऑफ वर्ल्ड के लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन लॉन्च किए हैं अहेड ऑफ देयर सीपीसी सैनिटरी सेलिब्रेशन। सीपीसी सैनिटरी सेलिब्रेशन के होने से थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने वर्ल्ड के 2 लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशंस लॉन्च करे। इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है किस कंट्री के द्वारा? चाइना के द्वारा ये लॉन्च करे गए। ऑलराइट, तो इट इज इक्विप्ड विद 16 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट्स जिसकी कैपेसिटी 1 मिलियन किलोवाट्स ईच है। दैट मीन्स अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 16 मिलियन किलोवाट्स इसकी टोटल कैपेसिटी रहेगी। ये लार्जेस्ट सिंगल यूनिट कैपेसिटी है वर्ल्ड में, ठीक है। किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किए गए? चाइना के द्वारा लॉन्च किए गए। इनका नाम पूछे तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायहेतन हाइड्रो पावर स्टेशन, जो $34 बिलियन की लागत से बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी वायलेंस अगेंस्ट स्मगल्ड माइग्रेंट्स पर। और इस रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है कि किन के द्वारा इसको रिलीज किया गया। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसका नाम रहा अब्यूज्ड एंड निग्लेक्टेड अ जेंडर पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रीवेटेड माइग्रेंट स्मगलिंग एंड ऑफेंस एंड रिस्पॉन्सेज। ये रिपोर्ट का नाम था। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो मेल लेबर्स हैं ये सब्जेक्ट किए जाते हैं टू फोर्स लेबर एंड फिजिकल वायलेंस, वेयरएज फीमेल्स को वर हाईली एक्सपोज टू द सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है। अगर मेल्स की बात करें तो फोर्स लेबर और फीमेल्स देवर हाईली एक्सपोज टू सेक्सुअल वायलेंस। मेजर ट्रेस जो रहेंगे आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कहाँ थे? वेस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में, मेडिटेरियन सी में एंड सेंट्रल अफ्रीका में, अमेरिका में। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके ये ट्रैफिकिंग देखी जाती है। कहाँ? वेस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, मेडिटेरियन सी और सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज्यादा आपकी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखी गई फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया गया। वो था यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट ही है जिसने ये रिपोर्ट को रिलीज किया। और रिपोर्ट का नाम क्या रहेगा? अब्यूज्ड एंड निग्लेक्टेड अ जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन एग्रीवेटेड माइग्रेंट स्मगलिंग एंड ऑफेंसेस एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रे लिस्ट की। और किस कंट्री को रखा गया FATF की ग्रे लिस्ट में? अभी पाकिस्तान अभी भी उनकी ग्रे लिस्ट में। सबसे पहले तो देखते हैं ग्रे लिस्ट है क्या और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। कंट्रीज जो कंसीडर करती हैं सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इनटू FATF's ग्रे लिस्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं एंड जो अपने पैसे को कहां पे देती हैं? टेरर को फाइनेंस करने के लिए, ताकि टेररिज्म आगे बढ़े उसको उनको पैसे देते हैं। उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और पाकिस्तान अभी भी उनकी ग्रे लिस्ट में। इसका नुकसान क्या होता है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जब वो कंट्री अगर किसी भी
एक इंटरनेशनल एजेंसी या इंटरनेशनल बैंक पे जाके लोन मांगती है कि हमें वहाँ पे अपने कंट्री में डेवलपमेंट करनी है फॉर एडवांसमेंट एंड मल्टीपर्पज़, तो वो उनको लोन नहीं मिलता। जैसे अगर वो IMF, वर्ल्ड बैंक और अदर इंटरनेशनल एजेंसी जैसे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, अगर इनके किसी के पास भी जाती है और पूछती है कि हमें लोन चाहिए, तो उनको लोन नहीं मिलेगा। एक इंटरनेशनल बायकॉट हो जाता है उनके लिए, ठीक है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आपकी 2018 से है एंड उनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी झेलना पड़ा, अराउंड 38 बिलियन US का। अगर ग्रे लिस्ट की देखें, अगर वापस इस डाटा पे आते हैं, पाकिस्तान को रिटेन किया गया ग्रे लिस्ट और द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग बाय FATF, जो कि एक ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। मतलब जो ध्यान रखता है कि कोई टेरर को फाइनेंस तो नहीं कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई पैसे उनको फंड तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे पहले माल्टा को भी, एक जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उसको भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था। जैसे हैती, फिलीपींस, साउथ सूडान, इनको भी रखा गया। घाना को रिसेंटली FATF की लिस्ट से रिलीज कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूटान के टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद इंडिया। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट याद रखना कि किस कंट्री के साथ मिलके भूटान ने एक टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया, वो किया इंडिया के साथ मिलके। ये दो चीज इंपॉर्टेंट इसमें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वो है UNDP एंड OECD, जो का है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन दोनों के द्वारा किया गया। अगर कंट्रीज का नाम पूछा जाए तो वो आपके भूटान एंड इंडिया है, ये दोनों पार्टनर, ठीक है। इंडिया इनका एक जुरिडिक्शन पार्टनर रहेगा, मतलब ये टैक्स से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होगी भूटान को, एक इंडिया उनके टैक्स एक्सपर्ट्स उनको प्रोवाइड करेगा, ताकि उनकी एक पूरा एक सिस्टम बना सके, उनको टेक्निकली हेल्प किया जा सके। ऑलराइट, ये 24 मंथ का इसका ड्यूरेशन रहेगा और फोकस रहेगा इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ऑलराइट, फिर अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। मिस रुसूदन केमुलेरिया इज द हेड ऑफ इस प्रोग्राम की एंड विच इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस में। ये आपका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा इसका, ये कहां पर है हेडक्वार्टर इसका? पेरिस, फ्रांस में है। और मिस रुसूदन केमुलेरिया इनकी क्या रहेंगी? हेड रहेंगी इस प्रोग्राम की। और ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया और भूटान इसके पार्टनर हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो पार्टनर हैं, वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अभी एक लो कार्बन अर्थ सस्टेनेबिलिटी एक्सेलरेटर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन ये स्टार्ट करा। ये आप समझिए, मैं आपको पहले तो याद रखो, दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड मैसिव अर्थ फाउंडेशन, ठीक है। फिर ये आपका लो कार्बन अर्थ क्या है? ये एक आप इनको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में ये एक आपका स्टार्ट करा गया लो अर्थ कार्बन। इसके अंडर क्या होगा कि एक आप स्टार्टअप्स को इनिशिएटिव मिलेगी एंटरप्रेन्योरशिप की एंड लोगों को बोला जाएगा कि आप आइए और इनोवेशन कीजिए, ताकि उन टेक्नोलॉजी में जिससे कार्बन कम प्रोड्यूस हो एंड वो टेक्नोलॉजी जो आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ना कि एनवायरनमेंट को डैमेज करे। जैसे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, लो कार्बन एनर्जी, लो कार्बन मोबिलिटी, लो कार्बन एग्रीकल्चर, लो कार्बन पैकेजिंग, लो कार्बन बिल्डिंग्स एंड लो कार्बन कंजप्शन, इनको बढ़ावा देने के लिए लो कार्बन टोटल इसको अर्थ बोला गया। इसको बढ़ावा देने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में ऑन द डेमो डे ये आपका प्रोग्राम स्टार्ट करा गया। किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्टनर किया वो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड मैसिव अर्थ फाउंडेशन के द्वारा मिलके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।